अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक किया है वो है अपॉस्ट्रॉफी, और उसके साथ साथ मैंने आपको यूज़ ऑफ एन के बारे में बात की थी। आपको लेक्चर जो अपलोड हुआ है उसके साथ कंफ्यूज वर्ड्स और मिसयूज वर्ड्स या कॉमन मिसयूज वर्ड्स के नाम से एक लिस्ट भी जो है आपको भेजी गई है, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो मिसयूज किए जाते हैं, और जो है उसके साथ साथ जो उसका पेज नंबर 4 है उसमें आपको एक एक्सरसाइज दी गई है रिगार्डिंग मिसयूज वर्ड्स, ताकि आप लोग उसे समझ सकें। वो शीट किस तरह आपने करनी है वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर आप उसे कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो पहला पार्ट है उस शीट का, जिसमें आई थिंक 15 सेंटेंसेस हैं, उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है जो सेंटेंसेस गिवन हैं उन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से रीड करना है, और उन सेंटेंसेस में जो वर्ड मिसयूज्ड हुए हैं उन्हें आपने क्लिक करना है और करेक्ट करना है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि आपके पास एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ड्स भी मिसयूज्ड हैं, तो इसलिए आपने हर सेंटेंस को बड़ा कीनली और डीपली स्टडी करना है ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व कर लें। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि उन शीट्स में सिर्फ एक वर्ड ही नहीं होगा, कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें मल्टीपल वर्ड्स जो है वो मिसयूज्ड हुए हैं, और आपने उन्हें जो है बड़ा थॉरोली रीड करना होगा। अब ये शीट आपको पहले से देने का मकसद जो था वो ये था कि आप इसको रीड आउट करें, ताकि आपको पता चले कि मिसयूज वर्ड्स क्या होता है और इसे हम किस तरीके से आपके एंट्री टेस्ट में लेकर आते हैं। अगर हम अपने पुराने रिकॉर्ड्स को देखें कि जिसके अंदर आपके पास मिसयूज़ के जो एमसीक्यूज़ आए हैं लम्स में, मेहरान में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये सबसे प्रोमिनेंट और डोमिनेंट टॉपिक है जो आपके एंट्री टेस्ट में कंटिन्यूसली आ रहा है, और ये कंसिस्टेंट टॉपिक है। इसलिए जो है हम यहाँ पर उन वर्ड्स पर ही बात करेंगे जो मैंने आपको सीरीज़ दी है। उसमें कुछ और वर्ड्स मैं ऐड भी करूँगा, फिर उन्हें डिफाइन भी करूँगा, वहाँ भी डिफाइन हुए हुए, लेकिन और फर्दर हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है मिसयूज वर्ड्स, और इसे कंफ्यूज वर्ड्स भी कहते हैं, और सेट 1 में से डिक्शन एरर भी कहा जाता है। ओके, अब अगर आपको याद हो, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूं, बल्कि एक नहीं दो एग्जांपल्स मैं आपको इसमें दे चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी इट्स और इट्स के बारे में, ये मिसयूज थे, और ले एंड ले को भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब आपके पास जैसे वर्ड है अफेक्ट और इफेक्ट, ये अक्सर कॉमनली मिसयूज्ड होते हैं कि जहां हमें अफेक्ट यूज करना होता है वहां इफेक्ट चले जाते हैं, और अक्सर स्टूडेंट जो है इसको क्लिक नहीं कर पाता। तो मीन्स आपके पास जो वर्ड अफेक्ट है ये वर्ब है, और जो इफेक्ट है ये आपके पास नाउन है। ओके, इसका जो मतलब है वो है असर करना, और इसका जो मतलब है वो है नतीजा, यानी कि जो भी असर हुआ है वो, यानी कि आपके पास असर। अब आपको मैं कुछ चीजें पढ़ाता हुआ आ रहा हूं ना, जैसे नाउन मैंने आपको पढ़ाया था कि नाउन से पहले क्या आता है और क्या नहीं आता, और वर्ब से पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके हिसाब से। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि द सनलाइट affects our skin badly. Okay. The effect
effect of this medicine seems long lasting. Okay, कि आपके पास the sunlight affects our skin badly and the effect of this medicine seems long lasting. तो हमारे पास यहाँ पर the sunlight क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? वर्ब, तो क्या होगा? इफेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर बुरे तरीके से असर करती है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो ये क्या आ गया? आर्टिकल, और मैंने आपसे क्या कहा था कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज होगा, इसलिए वर्ब से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते। सो द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस दवाई के असरात या असर काफी देर तक रहता है, या मालूम होता है कि काफी देर रहता है, या इसको सीम्स की जगह जो है रिमेन्स कर लें, रिमेन्स लॉन्ग लास्टिंग। ओके, इस तरीके से आपके पास एक्सेप्ट और इसमें एक और ले लें, एक्सपेक्ट, ये तीनों है। ओके, जैसे अगर मैं आपको सेंटेंस देता हूं कि प्रिंसिपल accepts that accept expect him, everybody will expect a new policy. ओके, सो क्या होगा? ये आपके पास वर्ब है, मीन्स उम्मीद करना और तवक्कल करना। ओके, एक्सेप्ट, फेसबुक आप यूज करते हैं, कबूल करना, किसी भी चीज को मंजूर करना, और इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग, निकाल देना के बजाय। तो मीन्स प्रिंसिपल एक्सेप्ट, तो प्रिंसिपल क्या करता है? एक्सपेक्ट्स करता है, उम्मीद रखता है। क्या उम्मीद करता है? दैट सिवाय उसके एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट अ न्यू पॉलिसी, कि उसके अलावा तमाम लोग जो है इस पॉलिसी को या नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से अगर हम लेते हैं, आपके पास all together and all together, ओके, ये एक वर्ड है, ये वन वर्ड है, इसका मतलब है entirely, completely। ये दो वर्ड है, all together मतलब एक साथ, इन अ ग्रुप। लाइक when a bell rings, students rush to the canteen all together
all together. क्या होगा? तो एक साथ ग्रुप में हम जाते हैं तो ये होगा। इसी तरीके से a child all together, all together depends on her mother. तो बच्चा क्या करता है? मुकम्मल तौर पर अपनी मां पर इन्हिसार करता है, तो क्या हो जाएगा? ऑल टुगेदर, ये आपके पास हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास वर्ड है एडवाइज और एडवाइस। ओके, तो आपके पास एडवाइस जो है दैट इज वर्ब, मीन्स नसीहत करना। और एडवाइस जो है ये आपके पास नाउन है, तो इसका मतलब है सिर्फ नसीहत। ओके, तो जैसे यू आर supposed to follow my advice or a doctor advises advised her to stay home. ओके, तो क्या होगा? अ डॉक्टर, क्योंकि माय आ गया, याद है ना, ऑक्सिलरी प्रोनाउन। अब देखिए वो सारी चीजें जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। तो माय आ गया, माय क्या है? ऑक्सिलरी प्रोनाउन, ऑक्सिलरी प्रोनाउन के साथ क्या आएगा? नाउन। इस तरीके से डॉक्टर क्या करता है? एडवाइज करता है। तो ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, सीडी ऐसा कोई वर्ड नहीं। फिर आपके पास जो है वो है आपके पास ऑलरेडी एंड ऑलरेडी, ये वन वर्ड है, ये एडवर्ब है, मीन्स पहले ही से। और ये दो वर्ड है, मीन्स सब तैयार। कि आप जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये तो हम ज्यादातर इसे हम परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं। और जो है इसके बाद हम हमेशा थर्ड फॉर्म, अगर आपको इनका डिफरेंस ध्यान में रखना है तो ये ध्यान में रखना है कि अगर ये वाला ऑलरेडी होगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होगी। ये ध्यान में रखना है, इसके बाद डायरेक्टली वर्ब आता है। और जब अगर ये केस होगा तो इसके साथ टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे वी आर already to go on picnic, and students have already all
already studied these topics. So क्लियर है? यहां पर हम सब पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हैं और हम तालिबे पहले ही इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। फिर आपको इसी शीट में, जो शीट आपको दी गई है, उसमें दिया गया है ऑल राइट एंड ऑल राइट। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं, आपको मिलेगा भी बुक्स में और आपके मोबाइल डिक्शनरीज में, लेकिन इसे जो है हम मिस स्पेल वर्ड कहते हैं और जो राइट वर्ड है वो ये है। सब ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो ऑल राइट नहीं होगा, लेकिन लिखा जा रहा है, इसे यूज किया जा रहा है, लेकिन हमें एंट्री टेस्ट के हिसाब से इस बात को ध्यान में रखनी है कि हमारा प्रॉपर वर्ड ये है। उसके बाद आपके पास beside and besides। ओके, तो beside जो है इसका मतलब है next to, यानी कि जो आपके बराबर में है, और besides का मतलब क्या है? in addition, कि इजाफी, इसके अलावा, in addition to। ओके, जैसे I always sit beside my best friend in the class। फिर है besides English grammar, I teach literature। ओके, तो फिर पहले में क्या होगा? beside, s वाला नहीं होगा, क्योंकि s वाला जब वो s लगेगा तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। और यहां पर कौन सा होगा? besides। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इसके अलावा भी मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं, या उसके साथ साथ बिसाइड्स उस सेंस में यूज होगा। इसी तरीके से आपके पास जो है ओके, अब आपके पास इसी तरीके से जो है few, little, the few, the little, a few, a little, few, less, many, much, number, amount। ओके, आपके पास जो मीनिंग फ्यू की है वही मीनिंग लिटिल की है, जो मीनिंग द फ्यू की है वही मीनिंग द लिटिल की है, जो मीनिंग आ फ्यू की है वही मीनिंग आ लिटिल की है। फ्यूअर और लेस ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, और लेस भी होता है, और लेसर और डिग्री वाइज अगर बात करेंगे, लेसर इन डिग्री इस तरह बात कर सकते हैं, ज्यादातर हम लेस यूज करते हैं, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, फिर है मेनी और मच, दोनों की मीनिंग सेम है, जो मीनिंग मेनी की है वही मीनिंग मच की है, मतलब बहुत।
जो मीनिंग नंबर की है वही मीनिंग अमाउंट की है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा भी था, सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो आपके पास ये जो केस है ये यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम प्लूरल बना सकते हैं, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे लाइक चेयर, चेयर्स, ग्लास, ग्लासेस, बुक, बुक्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, टीचर, टीचर्स। तो ये सब काउंटेबल है। और ये वाली जो सीरीज है यानी कि लिटिल वाली, लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, लेस, मच, अमाउंट, ये सारी जो सीरीज है ये जो यूज होगी, ये यूज होगी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन मींस कि आपके पास जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, लाइक वाटर, तो वाटर्स नहीं होगा। ओके, आपके पास लव अगर हम बात करते हैं तो वो नहीं गिना जाएगा। आप ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए 2 किलो प्यार है, इट कैन बी काउंटेड। इस तरीके से टी, अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है यार वो 2 चाय ले आओ, तो चाय 2 नहीं आती, बेसिकली 2 कप्स ऑफ टी होता है। तो कप्स आर काउंटेड। आप दिन में कितना पानी पीते हैं? यार 10 गिलास पीता हूं ना, तो यू आर काउंटिंग ग्लासेस, यू आर नॉट काउंटिंग वाटर। तो इसलिए जो है आपके पास फर्नीचर, मनी, स्टार, तो स्टार काउंटेबल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है परेशान होते हैं, सर वो स्टार कैसे काउंट करेंगे? भाई आपने स्टार को स्टार्स बनाया, मैंने जो बात की कि आप सिंगुलर को अगर प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो काउंटेबल है। तो स्टार, स्टार्स। अब अगर उसको काउंट करने की बात आती है तो उसकी काउंटिंग ऐसे होती है कि आप अगर अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं और जिस एरिया पर आपकी नजर जाती है उस एरिया में जितने स्टार्स होते हैं, क्या आप वो काउंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। इसका मतलब क्या होगा? काउंटेबल। ओके, तो इसलिए जो है फर्नीचर काउंट होगा। क्या फर्नीचर फर्नीचर्स में होगा? नो। मनी काउंट होगा? नो, क्योंकि आप मनी काउंट नहीं करते, आप रुपीस काउंट करते हैं, कॉइंस काउंट करते हैं। इसलिए फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं होता। आप अगर काउंट करते हैं तो फर्नीचर के आर्टिकल्स को काउंट करते हैं, चेयर्स को काउंट कर रहे हैं, टेबल्स को काउंट कर रहे हैं, कबर्ड्स को काउंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन सबको मिला रहे हैं तो व्हाट वी कॉल इट? फर्नीचर। क्योंकि जब घर में फर्नीचर आता है तो वो सेट के तौर पर आता है, लेकिन अगर उसमें से कोई चीज टूटती है तो दोबारा फर्नीचर नहीं आता। तो आपने क्या करना है, ये फिर जो बातें कहता हूं याद रखनी है कि आपके पास अगर ये वर्ड यूज होते हैं, लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, लेस, मच, अमाउंट, या फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू, फ्यूअर, मेनी, नंबर, तो आपने इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स आपके पास अगर है तो ब्लैंक्स में आए हैं या आपके पास अंडरलाइन हुए हुए हैं, जो एरर में अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान में रखा करें ना कि एरर में है तो ये अंडरलाइन होगा, ये वर्ड हमेशा अंडरलाइन होंगे, दोनों में से जो भी होगा। आपने इन्हें नहीं देखना, आपने देखना है कि इसके बाद जो नाउन यूज हुआ है, इसके बाद जो नाउन यूज हुआ है, क्या वो नाउन आपके पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मेरी ये सारी बातें जो शीट आपको दी गई है उसमें जो पेज नंबर 4 आपके पास है, जो प्रैक्टिस शीट आपको दी गई है, उसके सेंटेंस नंबर 3 में और आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें ये प्रॉब्लम्स दिया गया है। अब आपके पास जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे I had a few, a little money to buy new books. She is always busy in doing
task, H by her on fewer, less soldiers were assigned to encounter this area. Achari has much food to serve the need. ओके, अब आपके पास ये सेंटेंसेस है, जैसे मैंने कहा कि आप many or much, a few, a little, number, amount, few or less. तो आपने किसको देखना है? नाउन को। यहां पर क्या है? मनी। यहां पर क्या है? फूड। ओके, फूड, मनी। ओके, यहां क्या है? टास्क। यहां क्या है? सोल्जर्स। ओके, तो ये सब नाउन्स यहां पर मौजूद है। अब आपने क्या देखना है कि नाउन्स को, तो फूड काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो फूड इज अनकाउंटेबल, सो आंसर इज मच। ओके, मनी इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, सो आंसर इज अ लिटिल। व्हाट इज टास्क? काउंटेबल, इसलिए नंबर ऑफ टास्क। व्हाट इज सोल्जर्स? काउंटेबल, आंसर इज फ्यू। आगे बात समझो कि आपने इस सीरीज को जब भी यूज करना है तो इसको देखना है। अगर आपके पास फ्यू है, द फ्यू है, आ फ्यू है, तो वो आपने फ्यूअर है, मनी है और नंबर है, तो उसके बाद जब नाउन होगा वो नाउन हमेशा आपके पास काउंटेबल नाउन होगा। और जो लिटिल वाली लिस्ट है, लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, लेस, मच, अमाउंट, अगर ये लिस्ट है तो इसके बाद हमेशा आपके पास होगा अनकाउंटेबल। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट जो है, कितने मिनट? ओके जी, अब आपके पास मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं। जैसे नंबर 1 आपके पास है a child founds a golden coin on the way, and a generous man found a charity house every year. ओके, अब फाउंड वही है, एक में एस है और एक में एस नहीं है। वो इरेगुलर वाली बात याद है कि एस होगा तो फर्स्ट फॉर्म होगा और एस नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म होगा। वो बात याद है ना मुझे, ताकि मैं उसको फर्क बता सकूं। तो इसमें पहले में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा? दोनों में हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अ चाइल्ड भी और मैन भी। इसलिए ये जो बना है ये बना है ऐसे कि आपके पास जो वर्ड है। ओके जी, अब
ये किस तरह होगा, इस तरीके से होगा। जैसे आपके पास एक वर्ड है फाइंड और एक वर्ड है फाउंड, यानी कि आपके पास ये जो वर्ड फाइंड है इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है फाउंड और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी है फाउंड। अब आप देख रहे हैं कि ये चीजें मैच कर रही हैं, लेकिन ये जो वर्ड है इसकी जो सेकंड फॉर्म है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है फाउंडेड और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है फाउंडेड। क्योंकि ये वर्ड जो है ये आपके पास बुनियाद रखना, जैसे कायदे आज़म जो है हमारे फाउंडर हैं तो वो फाउंडर इससे निकला है, फाइंडर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को तलाश नहीं किया, पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। तो इसलिए आपको एस जो है वो बताएगा कि एस फर्स्ट फॉर्म की वजह से और एस नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है। जब वो सेकंड फॉर्म है तो वो इसका मतलब है तलाश करना, मिलना, पाना, लाइक दिस। तो बच्चे को क्या हुआ, गोल्डन कॉइन क्या हुआ, रास्ते पर मिला, तो यहाँ क्या होगा, फाउंड। लेकिन एक सखी आदमी जो है वो हर साल एक चैरिटी हाउस की बुनियाद रखता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आपके पास मैंने बात की थी लाए की और ले की, और मैंने आपसे कहा था कि इस लाए की जो सेकंड फॉर्म है वो है ले और इस ले की जो सेकंड फॉर्म है वो है ले। इस लाए की जो थर्ड फॉर्म है वो है ले और इस ले की जो थर्ड फॉर्म है वो है लेट। इसका मतलब है आराम करना, लेटना, और इसका मतलब है रखना और आपके पास अंडे देना। ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ये वर्ब जो है ये आपके पास इंट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आपके पास या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, एडजेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं आएगा। जैसे अगर हम ऐसे रखते हैं एन tired old man lays on the floor to take rest. ओके, इसी तरीके से a child lay his back on the table daily. A hen lays an egg daily. Okay, so an old man lays, तो old man lays नहीं होगा, क्योंकि बूढ़ा आदमी फर्श पर अंडे देने के लिए आराम नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा काम बूढ़े आदमी से हम ना करें तो बेहतर है। तो बूढ़ा आदमी फर्श पर आराम करने के लिए लेटा, he lay on the floor, I lay on the floor, I lay on the bed, तो हम वहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज कर रहे हैं on the floor। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया his bag, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया egg, क्या होगा lays, a hen lays an egg daily। Okay, a child lays his egg on the table daily, कि वो रोजाना अपना बैग टेबल पर रखता है, मुर्गी रोजाना एक अंडा देती है। अंडरस्टूड नाउ? तो आपने ये भी देखना होता है क्योंकि वो इर्रेगुलर मैंने आपको बताया था। फिर इसकी दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो होगी ऑब्जेक्ट, एक ट्रांजिटिव है और एक इंट्रांजिटिव है।
उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, अगर सीरीज हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो वो है आपके पास इट्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वो इस सीरीज में आता है। इट्स whose और theirs। ओके, तो ये जो तीनों हैं ये तीनों डिपेंडेंट हैं। ये तीनों डिपेंडेंट हैं और ये जो है इट इज या इट हैज है, ये जो है हु इज या हु हैज है, ये जो है देयर इज या देयर हैज। ओके, अब हम जब इन्हें यूज करेंगे तो कैसे होगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, इट्स अ कार, its color is red। okay, whose books are these, and who's your teacher। There's house is in Latifabad and there a lot of money in the case। ओके, तो क्या होगा, इट्स अ कार या इट्स अ कार, तो यहां पर आएगा इट्स मींस इट इज अ कार, ये एक कार है और उसका रंग लाल, क्योंकि आपके पास यहां इज आ गया और ये वाला तो पहले ही इसके साथ है, इसलिए इट्स कलर, इसका रंग, ये आपके पास हो जाएगा। फिर whose books are these, यानी कि किताबें किसकी हैं, तो whose books, and who is your teacher, आपका उस्ताद कौन है। There's their house, तो उनका घर, their house ये होगा, and there's a lot, तो there is a lot of money in the case। क्लियर है, तो मीन्स अभी ये सीरीज बाकी है, आपके पास और भी वर्ड्स मौजूद हैं जो आपने उन पेपर्स में से पढ़ने हैं और फिर हम उसी को अपने इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि आप इसको ऐसा समझ लें कि ये जो है लेक्चर 13 का पार्ट 1 है। ओके, और फिर आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर इसका पार्ट 2 होगा, कोशिश की जाएगी, वरना ये हमारा पार्ट 3 तक यानी कि इसका ABC पार्ट होगा और इंशाल्लाह कोशिश करके उसे खत्म कर देंगे।